डिमांड चैप्टर में हम आगे आज कर रहे हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? अब किसी भी चीज की डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब इसको समझो, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मान लिया एक्स प्रोडक्ट खरीदता हूं, एक्स क्वांटिटी किसकी? एक्स की। तो क्या एक्स की क्वांटिटी हमेशा मेरी एक जैसी रहेगी या चेंज होती रहेगी? ऑब्वियसली चेंज होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये डिमांड और वो जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इनके बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, इन फैक्टर्स की वजह से ये फंक्शन करता है। ये फैक्टर जैसे कि प्राइस, जैसे कि इनकम, जैसे कि टेस्ट एंड रेफरेंस, इसकी वजह से ये डिमांड फंक्शन करती है ना। फंक्शन मतलब कभी अप कभी डाउन, डिमांड अप डाउन होती रहती है ना। इन फैक्टर की वजह से फंक्शन करती है। इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशनशिप है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप। क्यों कह रहा हूं फंक्शन? क्योंकि इसकी वजह से ये फंक्शन करती है। तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उसी फंक्शनल रिलेशनशिप को हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। तो देखो, डेफिनेशन बन गई, डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बीच जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। तो अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द, देखो, डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पर, डिमांड फंक्शन refers to the functional relationship between demand of a commodity and factors affecting demand is called डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप? बिटवीन डिमांड, कमोडिटी की डिमांड, और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इन दोनों के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। ठीक है, अब अगर इसको हम इक्वेशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, क्वांटिटी ऑफ एक्स या डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ, किसकी वजह से फंक्शन? प्राइस ऑफ एक्स। पढ़े थे ना हमने, प्राइस ऑफ एक्स। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये इक्वेशनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं डिमांड फंक्शन को। फिर उसके बाद यहां पे बता भी देना क्यू एक्स क्या है? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। एफ का मतलब यहां पे फंक्शन से है, पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स, वाई का मतलब इनकम, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। क्या फर्क है उसमें? वहां पे था कि एक इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि जैसे मैं हूं, मेरी जो डिमांड है हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ये तो जाहिर सी बात है, चेंज होती रहेगी। किन वजह से चेंज होगी? वो वजह हमने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ी थी? एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, एक तो ये पड़ी थी, इसकी वजह से डिमांड इफेक्ट होती है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। उसके बाद इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये पढ़ा था। फिर एक हमने पढ़ा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ
रिलेटेड गुड्स। ये सब हमने पढ़ा था। ये तो था फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केट डिमांड को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड का मतलब टोटल सभी कंज्यूमर्स की जो डिमांड है, एक कंज्यूमर की डिमांड की बात नहीं कर रहे हम यहां हम बात कर रहे हैं मार्केट डिमांड, पूरी यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड हो रही है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, तो ध्यान रखो उसमें ये चार तो आएंगे ही आएंगे जो इंडिविजुअल वाले थे। मार्केट डिमांड वाले क्वेश्चन में ये चार तो आएंगे, उसके अलावा 2-3 पॉइंट और आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट डिमांड का लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क्स में, तब तो सारे लिख लेना। लेकिन अगर मार्केट डिमांड का फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो ये मत लिखना, फिर ये वाले लिखना जो न्यू है, जो इससे अलग है। ठीक है, अब वो अलग पॉइंट्स कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। एक तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पूरी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी मार्केट डिमांड ज्यादा होगी, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी मार्केट डिमांड कम होगी। ठीक है, और है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी कंट्री में ना इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। वहां मतलब ऐसा होता है कि सबकी इनकम सेम हो, नहीं, किसी की इनकम ज्यादा होती है, किसी की इनकम कम होती है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है। तो इसे कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन है, इनइक्वालिटी है, ये हर एक कंट्री में होती है। लेकिन कहीं पर ज्यादा इनइक्वालिटी होती है, कहीं पर कम होती है। तो अब इस पॉइंट से मैं ये बताना चाह रहा हूं, जितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा उतनी डिमांड ज्यादा होगी, और जितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा उतनी जो डिमांड है, जो मार्केट डिमांड है, वो कम होगी। ठीक है, यानी कि जितना रिच और पुअर के बीच में गैप ज्यादा होगा, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा गैप है ना, तो वहां पर डिमांड कम होगी। और जितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, मतलब रिच पुअर में ज्यादा गैप नहीं है, वहां पर डिमांड ज्यादा होगी। तो यानी कि ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एक है जैसे वेदर, मौसम, ये भी हमारी मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। वो कैसे, अगर देखो जैसे कि गर्मियों का मौसम आ जाता है तो कॉटन की डिमांड बढ़ जाती है ना। रेनी सीजन आ जाता है तो रेन कोट, अम्ब्रेलाज, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और जैसे कि अगर विंटर्स है तो विंटर क्लोथ्स, है ना, वूलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, ब्लैंकेट्स की, क्विल्ट्स की, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो वेदर कंडीशंस भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और है एक पॉइंट, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। अगर फ्यूचर में मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड क्या हो जाएगी। अगर फ्यूचर में मुझे लगता है फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो पता है आज डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें लगता है कि कल ये पेन जो है, जो आज 10 रुपए का मिल रहा है, कल ये 100 रुपए का होने वाला है, तो आज हम क्या करेंगे, आज उस पेन की डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि फिर आज ही खरीद के रख लेते हैं ना, कल तो ये महंगा होने वाला है। तो जब भी फ्यूचर प्राइस अगर हमें एक्सपेक्टेड है कि राइज होगा तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कई बार न्यूज में आ जाता है कि कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो आज ही पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइंस लग जाती है। क्यों? क्योंकि कल से तो महंगा हो जाएगा, तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि कहते हैं आज तो पुराने रेट में मिल रहा है, आज ले लो। तो आज उसकी डिमांड, जिसको नहीं भी डलवाना वो भी डलवा लेता है ना। तो फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेड है कि कम होने वाला है तो उसकी डिमांड जो है, आज जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यों? अगर कल हमें लगता है कल पेट्रोल सस्ता होने वाला है तो हम आज, अगर जरूरत भी है तो हम सोचेंगे कि आज नहीं डलवाएंगे, कल ही डलवाएंगे, है ना। तो आज की डिमांड तो कम हो गई ना। इसलिए फ्यूचर प्राइस अगर बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ जाती है, अगर फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम हो जाती है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडिंग। इसमें मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं आपको, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि हमारी डिमांड वेरी करती है, ऑब्वियस सी बात है, चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। किन वजहों से होती है? हमारी जो डिमांड है, डिमांड जो वेरी करती है, किस वजह से करती है? बहुत सारे फैक्टर्स है ना, कौन कौन से? एक तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, एक इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अभी और भी पढ़े थे, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अभी और भी पढ़े थे, वेदर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड वेरी करती है। तो इन सब फैक्टर्स के ना मैं दो टीम बना रहा हूं। एक टीम में तो रख रहा हूं प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, और एक टीम में रख रहा हूं बाकी फैक्टर्स। कौन से? अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी क्या बताया आपको कि डिमांड किस वजह से वेरी करती है? बहुत सारे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैंने इनकी दो टीम बना दी। एक टीम में तो रखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, इसकी वजह से डिमांड वेरी करते हैं, है ना, और ये बाकी सारे मैं इधर रख रहा हूं कि अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा, इधर प्राइस, इधर प्राइस के अलावा। जब डिमांड प्राइस की वजह से वेरी करती है, यानी कि कैसे वेरी करती होगी? प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह से वेरी करती है ना प्राइस की वजह से। तो जब डिमांड प्राइस की वजह से वेरी करती है तो उसके बढ़ने को आप क्या बोलोगे? एक्सपेंशन। और घटने को क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? फिर से सुन लो। जब डिमांड किसकी वजह से घट बढ़ रही है, यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ प्राइस की बात की है कि जब डिमांड प्राइस की वजह से बढ़ती और घटती है उसे कहते हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ना, घटना। ठीक है, राइज, फॉल। और जब डिमांड बाकी वजहों से, बाकी वजह क्या? इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रिलेटेड गुड्स, कुछ बाकी जो वजह है, अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड राइज और फॉल होती है तो हम इसको नाम देते हैं इंक्रीज और डिक्रीज का। समझ में आ गया? यानी कि अदर फैक्टर्स, इनकी वजह से अगर डिमांड अप डाउन हो रही है, यानी कि इसे क्या बोलूंगा मैं? इंक्रीज, और इसे क्या बोलूंगा मैं? डिक्रीज। ठीक है, देखो डिमांड यहां भी बढ़ रही है और घट रही है, डिमांड यहां भी घट रही बढ़ रही है, डिमांड यहां भी बढ़ रही घट रही है, बस नाम अलग हो गए। यहां पे घटने और बढ़ने को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे बढ़ने घटने को क्या बोलेंगे? इंक्रीज, डिक्रीज। देखो राइज यहां भी हो रही है, फॉल यहां भी हो रही है, बस नाम अलग हो गए ना, इंक्रीज, डिक्रीज। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? देखो मैंने कहा था इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। इसे हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसको चेंज इन डिमांड। तो अगर क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, तो आप बताओगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हैपन्स ड्यू टू प्राइस एंड चेंज इन डिमांड हैपन्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये होता है प्राइस की वजह से, ये होता है प्राइस को छोड़ के बाकी कारणों की वजह से। ठीक है, इसमें डिमांड राइज और फॉल को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो डिमांड राइज और फॉल करती है उसे बोलते हैं इंक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, अब देखो इनके ग्राफ। एक तरफ मैं प्राइस ले रहा हूं, एक तरफ मैं क्वांटिटी ले रहा हूं। एक मैंने ये डिमांड कर्व बनाया, ठीक है, ये टीडी डिमांड कर्व है। अब देखो मान लिया ये प्राइस है P और ये क्वांटिटी है Q। ये
अगर प्राइस बढ़ जाएगा, अगर ये प्राइस बढ़ गया, प्राइस P से P1 हो गया, तो क्वांटिटी क्या होगी? घटकर क्या हो गई? Q से Q1। अगर प्राइस घट गया, यहां पे देखो प्राइस बढ़ गया था, क्वांटिटी घट गई। अब देखो अगर प्राइस घटकर P से P2 हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़कर Q से Q2 हो जाती है। एक बार फिर से देख लो, ये था ओरिजिनल प्राइस, ये है ओरिजिनल क्वांटिटी। When price increases from P to P1, P to P1 हो गया, quantity decreases from Q to Q1, ठीक है। When price decreases from P to P2, P से P2 हो जाता है तो क्वांटिटी इंक्रीज होके Q से Q2 हो जाती है। तो यानी कि अब आप ये देख रहे हो, ये 3 पॉइंट, ये नीचे की तरफ क्वांटिटी बढ़ रही है, ये ऊपर जाने का मतलब क्वांटिटी कम हो रही है ना। देखो क्वांटिटी कम हुई है तो ये पॉइंट बना है, क्वांटिटी बढ़ी है तो ये पॉइंट बढ़ा है। तो ये नीचे की तरफ यानी कि जो क्वांटिटी बढ़ रही है इसे बोलूंगा मैं एक्सपेंशन, और ये जो इधर यानी कि क्वांटिटी जो कम हो रही है इसे बोलूंगा मैं कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? यहां से यहां जो जा रहा है ये एक्सपेंशन, और यहां से जो ऊपर कम हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहां पे जो भी क्वांटिटी में चेंज हुआ है किस वजह से हुआ है? प्राइस की वजह से ही ना। तो क्वांटिटी में जो भी चेंज प्राइस की वजह से जब होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बोलते हैं। अब यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो अदर देन प्राइस जो भी चेंज होता है क्वांटिटी में उसे हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज डिक्रीज। उसका ग्राफ देखो, इधर में प्राइस, इधर क्वांटिटी, ये एक डिमांड कर्व है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी, डी और डी, ये डिमांड कर्व है। अब देखो यहां पर भी क्वांटिटी बढ़ी है, Q से Q2 हुई। देखो यहां भी बढ़ी थी ना, यहां भी बढ़ी है, Q से Q2 हुई है। लेकिन किस वजह से? क्या प्राइस की वजह से? हम यहां क्या पढ़ रहे हैं? प्राइस की वजह से यहां पे चेंज होता है? नहीं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस की वजह से, यानी कि बाकियों की वजह से। तो प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि बाकियों की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है ना। अब देखो ये क्वांटिटी बढ़ गई किसकी वजह से? प्राइस की वजह से? नहीं, प्राइस तो उतने का उतना ही है, किसी और वजह से क्वांटिटी बढ़ी है, तो एक नया डिमांड कर्व बन जाएगा। देखो D2 D2, समझ में आ गया? यहां पर भी क्वांटिटी बढ़ी थी, फिर से देख लो क्वांटिटी बढ़ी थी लेकिन प्राइस की वजह से। प्राइस कम हुआ था तो क्वांटिटी बढ़ी थी ना। यहां भी क्वांटिटी बढ़ी है लेकिन प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर। अब आप कहोगे इसमें अदर फैक्टर दिख कहां रहे हैं? हमें अदर फैक्टर दिखाने नहीं है, हमारा मेन मोटिव ये दिखाना है कि यहां पर जो भी चेंज हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है, और यहां पर जो भी चेंज हो रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है। इसलिए हमने दिखाया कि देखो प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर होंगे जिनकी वजह से चेंज हो रहा है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? ये क्वांटिटी जो बढ़ रही है प्राइस की वजह से नहीं, किसी और वजह से, इसे मैं बोलूंगा इंक्रीज। ऐसे ही देखो क्वांटिटी अगर कम हो जाती है किस वजह से? होंगे कोई फैक्टर्स अदर, प्राइस लेकिन नहीं है, प्राइस उतने का उतना ही है, तो किसी और वजह से क्वांटिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से एक नया ग्राफ बन जाता है। इसको नाम दे दो D1 D1। तो ये जो हुआ इस तरफ जो आया इसे मैं क्या बोलूंगा? डिक्रीज। दोनों ग्राफ अच्छे से देखो, डिफरेंस समझो। यहां पर एक ही ग्राफ के ऊपर मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम इसे ना एक नाम और भी देते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो एक ही जगह मूवमेंट हो रही है ना, एक ही ग्राफ के ऊपर, और यहां पे एक ही ग्राफ के ऊपर मूवमेंट है नहीं, यहां तो नए ग्राफ बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग। देखो शिफ्ट हो गया ना ग्राफ आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इसलिए इसे बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आएगा, 6 मार्क्स से कभी भी कम नहीं आएगा। देखो मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूं फटाफट से कि डिमांड वेरी करती है प्राइस और बहुत सारे फैक्टर्स है उनकी वजह से, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर प्राइस की वजह से जब डिमांड वेरी करती है, अप डाउन होती है, अप डाउन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। जब अदर फैक्टर, प्राइस को छोड़ दो, बाकी फैक्टर की वजह से जब डिमांड अप डाउन होती है उसे बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज। इसको दिखाएंगे कैसे? प्राइस और क्वांटिटी, यहां पे ओरिजिनल प्राइस ये है, ओरिजिनल क्वांटिटी ये है,
ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस P और Q। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P टू P1, जब प्राइस P से P1 बढ़ता है तो क्वांटिटी डिक्रीजेस। देखो ये यहां जाके क्वांटिटी डिक्रीज हो गई ना अंदर की तरफ Q से Q1। ऐसे ही जब प्राइस P से P2 गिर जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है Q से Q2। इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन। और इसकी वजह से जो कम हो रहा है, ये जो वापस इस तरफ हो रही है ऊपर की तरफ, तो ये है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। उसमें देखो ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ये ओरिजिनल प्राइस है क्वांटिटी, यहां पर भी क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन किस वजह से? अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं एटलीस्ट, है ना, प्राइस तो उतना ही है। तो ये जो क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरे फैक्टर की वजह से, उसकी वजह से ये नया पॉइंट बनता है एक। देखो क्वांटिटी बढ़ गई, ये और ये प्राइस, है ना, तो इसे हम बोलेंगे इंक्रीज। और ऐसी अगर क्वांटिटी कम हो जाती है प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से, तो एक नया ग्राफ बनता है ये डिक्रीज। ठीक है।